अगर आपके पास एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है, जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजन, कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों वोल्टेज इंड्यूस करवाती है। तो ये है वो कारण, ये है वो मिस्ट्री जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ही वोल्टेज इंड्यूस करवाती है। दोस्तों, बचपन में जब हम उस टॉय वाली मोटर से खेला करते थे, उससे बैटरी से चलाया करते थे, तो लिटरली हमें साइंटिस्ट जैसा फील होता था, है ना। पर मुझे पर्सनली क्या फील होता था कि ये जो बैटरी है, सेल है, एक टाइम पर डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं इस वोल्टेज, इस करंट को अनलिमिटेड कर सकता, बना सकता, खुद से जनरेट कर पाता। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला कि 1831 में माइकल फैराडे पहले ये अचीवमेंट कर चुके हैं, पहले ही दुनिया को बता चुके हैं कि आप कैसे अनलिमिटेड वोल्टेज, अनलिमिटेड करंट बना सकते हैं अपना खुद का, अगर आपके पास एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है, जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजन या कोई ऐसा मैकेनिकल डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि एनर्जी तो हम बना नहीं सकते, केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी बना रही है, मोशन जनरेट कर रही है, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। और रही केमिकल एनर्जी की बात, तो ये सेल, ये बैटरी वही काम कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अब ये जो माइकल फैराडे ने 1831 में हमें तरीका बताया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये बात तो आपको पता होगी कि अगर हमारे पास कोई मेटल वायर की कॉइल है, कॉपर वायर की मान लीजिए, और अगर इस कॉइल का जो एरिया है, उस एरिया में मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करूं, किसी मैग्नेट का मोशन करवा के उस एरिया के थ्रू चेंज करूं, तो उस कॉइल के एंड्स पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बात आपको पता होगी, आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी होगी। अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो आपको नहीं पता। क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों वोल्टेज इंड्यूस करवाती है, स्टैटिक या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं? जबकि एक जो मूविंग चार्ज है वो तो यूनिफॉर्म या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसमें वोल्टेज इंड्यूस होना क्यों बोलते हैं, करंट इंड्यूस होना क्यों नहीं बोलते? चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज डिक्लेयर कर देता हूँ कि चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, थोड़ी मिक्सड अप हो सकती हैं, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ फिजिक्स की काफी माइन्यूट डिटेल पे बात करूंगा, बिल्कुल फंडामेंटल रियलिटी पे। पर टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हर चीज को एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट करके समझाऊंगा। सो स्टे विद मी। देखो, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है ना, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। इसका जो रियल मीनिंग है, काफी फंडामेंटल मीनिंग है, वो काफी कम ही लोग जानते हैं। देखो, इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या कहती है? टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस डेफिनेशन को मत समझो, एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं, उसको समझो। एक हाइपोथेटिकल सेटअप इमेजिन करो, जहां एक तरफ कुछ पॉजिटिव चार्जेस की वर्टिकल लाइन है, वर्टिकली अरेंज किए गए हैं, लेट 5 और 6, और दूसरी तरफ उससे कम 3 या 4 पॉजिटिव चार्जेस अरेंज किए गए हैं। देखो, ऐसा करवाना फ्री स्पेस में, आइसोलेशन में प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस की लाइन क्रिएट करूंगा, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो स्पेस में भाग जाएंगे इधर उधर। पर मैं ये सेटअप क्रिएट करवा सकता हूँ प्रैक्टिकली। कैसे? मैं 2 मेटल स्फीयर्स लूंगा, सेम साइज की मेटल स्फीयर्स, और एक को ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दूंगा, एक को कम पॉजिटिव चार्ज दूंगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि किसको ज्यादा किसको कम, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, इसके लिए हमारे पास होता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें 2 मेटल लीव्स होती हैं, स्पेसिफिकली गोल्ड लीव्स, और जैसे ही हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज देते हैं, तो ये लीव्स आपस में रिपेल करती हैं उस चार्ज की वजह से। और जो इनका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है, इनके बीच में जो एंगल होता है, वो अमाउंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मैं ऐसा 2 मेटल स्फीयर्स का सेटअप क्रिएट कर सकता हूँ, एक को ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे को कम। अब वापस अपने हाइपोथेटिकल सेटअप पे आ जाओ। अब इमेजिन करो, ये दोनों जो पॉजिटिव चार्जेस की लाइंस हैं, इनके बीच में मैं एक नेगेटिव चार्ज प्लेस करता हूँ। अब मुझे ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? जहां पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, या वहीं पर स्टेबल रहेगा? डेफिनेटली जहां पर अट्रैक्शन या पुल ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन उसी तरफ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन मूव तो करेगा, यानी जनरेट हो गया करंट। अब देखो, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं होता, चार्ज डिफरेंस को बोलते हैं। जहां पर चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और जहां पर पॉजिटिव चार्जेस
कम होंगे उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। अब यही सेम चीज इलेक्ट्रॉन के केस में भी तो हो सकती है। दो इलेक्ट्रॉन की लाइंस क्रिएट करवा सकता हूं मैं, जहां एक तरफ कम नेगेटिव चार्जेस होंगे और एक तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्जेस। अब इलेक्ट्रॉन के केस में ये चीज बिल्कुल उल्टी होती है। जहां पर कम नेगेटिव चार्जेस होंगे उसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल, और जहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होंगे उसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। अब हमारे वर्ल्ड में कौन सा केस होता है? देखो, एटम्स के अंदर प्रोटॉन फिक्स होते हैं। वायर में करंट फ्लो करता है तो एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहीं नहीं जाते। न्यूक्लियस जो होता है एटम्स का वो कहीं नहीं जाता। जो चीज मूव करती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हमारे वर्ल्ड का जो केस है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो सेकंड केस है। देखो, जो सेल होता है ना, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो कि कार्बन का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है या कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो जिंक का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर जिंक से कार्बन की तरफ जाते हैं, क्योंकि जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करके वहां जाना चाहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, ताकि वहां पर हमें कम रिपल्शन मिले। इस चीज को ध्यान से समझो। और ये जो चीज है कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिंक के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेचर ने दी है इन्हें। कब दी है? बिग बैंग के दौरान, जब स्टार्स फॉर्म कर रहे थे, जब ये एलिमेंट्स फॉर्म हुए, तभी इन्हें ये मिली है। ये पोटेंशियल डिफरेंस इनका नेचुरल है। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के अंदर, जिंक के अंदर, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। तो इस तरह किसी बैटरी में या सेल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी चार्ज का डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस, याद रखना इसको। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे चार्ज का डिफरेंस क्रिएट कराता है? देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, चार्ज का डिफरेंस तो क्रिएट होता है, लेकिन इतने छोटे टाइम के लिए कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, आपस में यूनिफॉर्मली वायर के अंदर सेटल हो जाते हैं, जिससे करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट मूव करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्विलिब्रियम में आने से पहले ही फिर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, जिससे कांस्टेंट करंट बना रहता है वायर के अंदर। बार बार चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स को सेटल होने का, स्टेबल होने का मौका ही नहीं मिलता। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही छोटा, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट का, शायद पिको एम्पियर्स का, इस लेवल का करंट बनता है या वोल्टेज बनता है। क्यों बोला जाता है कि वोल्टेज इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस नहीं हुआ? क्योंकि एक्चुअली फंडामेंटली वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है फील्ड से, चार्ज की फील्ड से, और वोल्टेज होने से ही चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट आता है। इसलिए वोल्टेज ज्यादा फंडामेंटल बोला जाता है। अब देखो, यही सेम चीज कैपेसिटर के केस में भी देखने को मिलती है और कई लोग इसे समझ नहीं पाते। देखो, बोला जाता है कि जब हम कैपेसिटर को किसी डीसी वोल्टेज या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट जीरो होता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही आप वोल्टेज देते हो कैपेसिटर को बैटरी के थ्रू, तो एक करंट स्पाइक आता है। बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए उसमें करंट फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि करंट जीरो रहता है, लेकिन वो कैपेसिटर चार्ज होके बैटरी के वोल्टेज को अपोज करता है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है स्टेट, इसलिए करंट जीरो हो जाता है। तो ये है वो कारण, ये है वो मिस्ट्री जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ही वोल्टेज इंड्यूस करवाती हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स हर चीज को इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आ जाएंगी और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और ये वोल्टेज डिपेंड करता है कितनी तेजी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उस एरिया के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स लिंकेज, यानी कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया से कनेक्टेड हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।